हाँ तो बच्चों, हम आज फिर उपस्थित हैं कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, पाठ 8 गति, अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन, और ये वीडियो का भाग 1 है। बच्चों, आपका विज्ञान इकाइयों बटा हुआ है और जो इकाई में पढ़ा रहा हूँ ये तृतीय इकाई के अंतर्गत आता है और ये फिजिक्स का भाग है। पहला चैप्टर 1 पढ़ा था हमने, वो इकाई 1 का एक भाग था। ठीक, अब जो दूसरी इकाई है वो बायो की आती है, तीसरी इकाई में फिजिक्स से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए फिजिक्स का जो चैप्टर है वो पाठ विज्ञान की किताब में तो 8वां है, किंतु फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है पाठ 8 जो है फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, चलिए, और पाठ का नाम है गति। बच्चों, गति को अंग्रेजी बोलते हैं मोशन। यदि हम गति को समझें ध्यान से तो इस पाठ का पूरा अर्थ निकल जाता है। अब समझो गति क्या है। भाई मान लिया मुझे किसी कार्य के लिए कहीं जाना है, तो जाहिर सी बात है, तो सोचिए क्या होगा, आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी, हमें अपने स्थान बदलना पड़ेगा। भाई हमें अपने स्थान बदल कर आगे जाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो जब हम अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान को जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है गति कहलाती है। अब गति के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे ऐसे परिभाषाएं हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, और उन परिभाषाओं को यदि हम याद कर लेते हैं तो हम गति के चैप्टर में जो ये बार वर्ड आएंगे उन परिभाषा के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चैप्टर बड़े आराम से समझ में आ जाता है। अब हम इस भाग को आरंभ करने से पहले एक बात और समझनी पड़ती है। क्या कि ये फिजिक्स में एक वर्ड आता है बार भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां वर्ड आएगा, सदिश अदिश राशियां आएंगी, मापन क्या है वो आएगा वर्ड। तो इन वर्डों के बारे में बताते हैं। बच्चों, सब हम बात करते हैं राशियों की, क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करें तो ये टॉपिक कई बार आएगा इन परिभाषाओं में भी। तो पहले राशि में समझ लीजिए, कोई सी भी फिजिक्स में उपस्थित शुद्ध संख्याएं जिनको हम परिभाषित कर सकें, नाप सकें, वे सभी क्या है, राशियां हैं। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश क्या है और अदिश क्या है, ये समझने की बात है। सदिश राशि वे होती हैं जिनको मापने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा तो आप जानते हो, डायरेक्शन, किस दिशा में चलना। परिमाण क्या है, ये बात समझने की है। परिमाण प्रत्येक राशि को नापने के लिए एक निश्चित पैमाना होता है। उस राशि को नापने में कितनी बार आ गया वो उसका परिमाण कहलाता है। इसे हम आंकिक मान से भी बोल देते हैं। अब ये चीज़ें तो शॉर्टकट हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कई बार, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में आपको बता दिया। अब मापन क्या है ये समझने की जरूरत है। मापन बच्चों किसी भौतिक राशि को नापने की विधि है। और विज्ञान में जिस राशि को नापना होता है या जिस विज्ञान के भाग से हम राशि को मापते हैं वह मापन विज्ञान कहलाता है। अब इस मापन में ही हमें बात आती है कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वह वजह तो होनी चाहिए। अब मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। मान लिया हमारे मोहल्ले में 2 महिलाएं हैं, उनको अपने कुछ वस्तुओं को आदान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए चावल की जरूरत पड़ी, तो एक महिला दूसरी महिला के पास जाती है और क्या करती है, चावल लेने के पास जाती है उसके पास। उन्होंने कहा भाई मुझे 1 गिलास चावल दे दो। कोई बात नहीं भाई, उसने व्यवहार के नाते 1 गिलास चावल उसको दे दिए। अब बात आती है लौटाने की। तो जो महिला ने चावल लिए थे वो यदि दोबारा उसको पास लौटाने जा रही है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास वही गिलास हो, छोटा गिलास हो सकता है, बड़ा गिलास हो सकता है, तो उसने वो चावल वापस करे होंगे। तो मतभेद पैदा हो गया कि गिलास मेरा छोटा था उसका बड़ा था। तो ऐसी समस्या केवल मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं।
ऐसी समस्या को ब्रॉड स्तर पर दे सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए जब ये विवाद पैदा हुआ तो वास्तव में मापन की आवश्यकता पड़ी। माप तोल ही मापन है, और किस राशि को कैसे नापना है, किस मात्रक से नापना है, वो मात्रक कितनी बार आएगा, ये सब बातें हमारे इस मापन विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। इसीलिए मापन की हमें आवश्यकता पड़ती है। बिना मापन के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। तो ये छोटी बातें जो पीछे आ चुकी थी कई बार, हमने शॉर्टकट में आपको बता दी हैं। चलिए अब बात हमारी क्या आती है, अपने टॉपिक पर आते हैं, गति वाले टॉपिक पर। पाठ में ये बातें बहुत कई बार आनी थी, इसलिए मैंने पहले ही इसको छुटकारा दिला दिया आपको। निर्देश बिंदु आएगा, विराम अवस्था आएगा, गति आएगा, गति के प्रकार की बात करेगा, कई प्रकार की गति वर्णन कर सकते हैं। फिर उन गतियों के बारे में हम एग्जाम्पल भी देंगे थोड़े से। फिर दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये टॉपिक आने वाले हैं। पर उससे पहले इन सभी को परिभाषित करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। ये क्या चीज़ है, इनका पता होना चाहिए। चलिए निर्देश बिंदु या मूल बिंदु की बात करते हैं। हम पहले निर्देश बिंदु बताते हैं। भाई मान लीजिए मैं किसी स्थान को जाना चाहता हूं, अर्थात गति करना चाहता हूं। अब गति करना चाहता हूं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे समझाऊं कि मैं कहां से आया हूं, किस दिशा से आया हूं, कितना चलकर आया हूं। तो उसको समझाने के लिए, उसे दिमाग में बात बैठाने के लिए कोई मैं ऐसा निश्चित स्थान जरूर बताऊंगा ताकि उसकी समझ में मेरा गंतव्य पथ समझ में आ जाए। जिस बिंदु से मैं उस अपनी गति की बात, अपने दिशा में चलते हुए आने की बात बताऊंगा, उस निश्चित बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। निर्देश बिंदु अंग्रेजी बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट, या हम मैथमेटिक्स में भी बड़ा आता है कई बार, इसे ओरिजिन पॉइंट भी कह देते हैं। अब मैं समझा रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि ये मैं इस बिंदु को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष दर्शाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष आपका ये है। इन दोनों का कटान बिंदु होता है मूल बिंदु। मैथ आप जानते होंगे इस बात को, ओ से ले देते हैं। फिजिक्स में भी लगभग लगभग वही बात है। अब मैं इस दिशा को लिख देता हूं, ऊपर वाले को उत्तर, और जो बाएं हाथ दाएं हाथ पर है मेरे, ठीक, मैं लिख देता हूं दक्षिण। अब मैं इन दोनों दिशाओं में अपनी या किसी और वस्तु की स्थिति बता रहा हूं, दर्शा रहा हूं। मान लिया यहां से चले हम यहां पर आ गए, ए बिंदु पर। अगर मैं इन दोनों दिशाओं के बीच में हूं तो मैं कह दूंगा कि मैं अपने स्थान से या निर्देश बिंदु से दक्षिण और उत्तर दिशाओं के बीच में हूं। परिभाषा क्लियर होगी। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं 10 किलोमीटर दूरी पर हूं, तो दिशा भी आ गई, कितनी दूरी चला हूं वह बात भी आ गई, और निश्चित हो गया किस दिशा में आया हूं। किसी भी घटना को वर्णन करने के लिए जिस निश्चित बिंदु का हम सहारा लेंगे, उस निश्चित बिंदु को हम निर्देश बिंदु या मूल बिंदु की संज्ञा देते हैं। चलिए अब विराम अवस्था क्या है, इसके बाद विराम अवस्था जाएगा। तो बच्चों विराम अवस्था को भी परिभाषित करने के लिए हमें इस निर्देश बिंदु की हेल्प चाहिए फिजिक्स में। और कैसे चाहिए, जो हमने निर्देश बिंदु हमने अभी लिखा था, ठीक, इस बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपना स्थान समय परिवर्तन के साथ साथ बदल नहीं पाती है तो समझ लीजिए वस्तु विराम अवस्था में है। अब इस टॉपिक को समझने के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है और हमारे घर के बाहर खड़ी है, और हम उसको 1 घंटा 2 घंटा बाद देख रहे हैं, तो उसकी स्थिति वहीं पर है।
समय परिवर्तन हो गया किंतु हमारे घर से उसकी स्थिति अपरिवर्तित है, वहीं की वहीं। अब मान लीजिए एक पोल है, कोई बिजली का खंभा खड़ा है, उससे कोई मकान है, तो उसकी भी स्थिति क्या है, स्थिर है, बदल नहीं पाएगी समय से, तो उसमें लिए वो भी विराम अवस्था में है। तो वे वस्तुएं जो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदल पाती हैं अर्थात स्थिर रहती हैं, उन वस्तुओं को ब्राह्म वस्तु कहते हैं, और वस्तु की यह अवस्था ब्राह्म अवस्था कहलाती है। तो देखिए इसे बोलते हैं रेस्ट या स्टेट इन रेस्ट, इसे स्टेशनरी पोजीशन भी कह देते हैं अंग्रेजी में। अब आता गति अवस्था। अब मैंने क्या कहा था कि मूल बिंदु इन सभी के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं की जरूरत पड़ती है। तो गति अवस्था भी हम इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष ही वर्णन करते हैं। किसी वस्तु का समय परिवर्तन के साथ साथ अपने निर्देश बिंदु या मूल बिंदु से स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो ब्रह्मावस्था, और यदि स्थान परिवर्तित हो रहा है तो गति अवस्था। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन नहीं होगा तो ब्रह्मावस्था बोलेंगे, और यदि परिवर्तन हो गया तो गति अवस्था हो जाएगा। परिभाषा बिल्कुल वही रहेगी। पीडीएफ में मैंने आपको ये परिभाषाएं बिल्कुल सेम टू सेम लिख दी है, केवल अंतर क्या है, परिवर्तन होना और परिवर्तन नहीं होना। आइए अब बात करते हैं गति के प्रकार का वर्णन। अब गति के प्रकार हम वास्तव में 9th स्तर पर 2 प्रकार की बात करेंगे। गति वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, हम यहाँ पर पथ के आधार पर बात करेंगे और समय के आधार पर बात करेंगे। यदि हम केवल पथ के आधार पर बात करते हैं तो गति केवल हम 2 प्रकार की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक, सरल रेखीय गति और वक्र रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है, कोई वस्तु है सीधी सरल रेखा पर चलती जा रही है, समय बदल रहा है, वस्तु अपने निश्चित बिंदु से धीरे धीरे सरल रेखा पर बढ़ती जा रही है। तो जब वस्तु की गति सरल रेखीय पथ की होती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे समांतर पटरियों पर, सीधी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की गति, आकाश में वायुयान की गति, सीधी सड़क पर चलती किसी वाहन की गति। वक्र रेखीय गति क्या होगी, सोचो, यहां सरल रेखा था तो सरल रेखीय गति हो गई, और वक्र माने तिरछा मिर्छा, आड़ा तिरछा, जिग जैग, ये गोल भी हो सकता है क्योंकि सरल रेखा नहीं है, वक्र है। वक्र माने घुमावदार, घुमावदार कुछ हो सकता है, आड़ा तिरछा हो सकता है, गोल हो सकता है। तो जब वस्तु अपने किसी वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। वेरी सिंपल। जैसे कि मान लिया एक घुमाव पर गुजरते वाहन की गति, या किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते किसी धावक की गति। चलिए अगली बात करते हैं। अब इन्हीं में ही हम समय को और जोड़ देते हैं। हमने केवल अभी पथ की बात करी है, समय की बात नहीं करी थी। तो समय के आधार पर केवल 2, पथ के आधार पर केवल 2 ही भाग करें, सरल रेखीय गति और वक्र रेखीय गति। इसे बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर इन स्ट्रेट मोशन, और स्ट्रेट या लीनियर मोशन होता है वक्र रेखीय, ठीक, जिगजैग मोशन। अब यहां पर बात करते हैं समान और असमान गति क्या होती है। इसी के जैसी है किंतु थोड़ा बदलाव है। बदलाव क्या है ये देखना। भाई समान गति क्या होगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी से पड़ जाए। देखिए, अगर कोई गतिशील वस्तु है और वह अपने आरंभिक बिंदु से चल रही है, ए पर आई, बी पर आई, सी पर आई, डी पर आई, और भाई यहां पर ए पर आ गई।
यहां पर हम इन दूरियों को समान समय में ले लेते हैं। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। मान लीजिए हर 1 घंटे में इन्होंने एक जैसी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और यहां पर क्या करी, 20 किलोमीटर। तो अब जरा सोचिए आप कि ये दूरी हर एक खंड को बराबर समय में ली जा रही है, अर्थात जो दूरी समान समय में चली जाती है और दूरी समान है, समान दूरियां समान समय में चली जाएं तो वे समान गति कहलाती है। अब यही परिभाषा बाद में समान चाल बन जाती है। जब चाल की बात करेंगे, चाल मालूम करेगा तो गति की जगह चला जाएगा, और पहले गति चल रही है बस केवल। चलिए, असमान में क्या होगा, बस असमान में क्या होगा कि जो हमने अभी ये स्लैब्स दिखाए ए बी सी डी ई के, समय तो एक जैसा ही होगा। आप समय कुछ मान सकते हैं, मैंने यहां पर 1 घंटा लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और यहां दूरियां एक जैसी नहीं होंगी, कभी भी असमान दूरियां होंगी। मान लीजिए 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी हो सकता है। यहां पर आपने 45 किलोमीटर ले लिया। मतलब गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी समान गति कहलाएगी। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाएगी। ठीक, चलिए, मैंने पीडीएफ में इन एग्जाम्पल को समावेश किया है। ठीक, आप एग्जाम्पल से तो उनको समझ लेंगे। अब अनियमित गति बात करते हैं। अनियमित ये असमरेख गति क्या होंगी, देखिए। अनियमित का मतलब भी असमान से है, किंतु अगर वो सरल रेखा पथ पर नहीं है, उसका पथ असमरेख है, और स्लैब्स जो दूरियों के हैं वो समान हो किंतु समय अलग अलग हो तो वह अनियमित असमरेख गति हो जाएगी। दोलनी गति, अब आती है दोलनी गति। देखिए रहा, दोलनी गति क्या होती है ये भी समझते हैं बच्चों। अगर दोलनी गति से पहले यदि हम दोलन समझेंगे तो ये गति जल्दी समझ में आएगी। और दोलन क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। दोलन और दोलक ये 2 वर्ड हैं जो हमें याद रहने चाहिए। क्या मैंने आपको कहा, दोलन और दोलक। इस दोलक को हम लोलक भी बोल देते हैं। जब बड़ी कक्षा में पहुंचेंगे आप तो आपको ये कक्षा 11-12 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, अब इनको समझने के लिए जरा सोचेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर लंबा धागा है। अब हम 1 मीटर ना लेकर केवल हम एक कुछ निश्चित लंबाई का धागा ले रहे हैं। उस धागे में मैंने एक लोहे का गोल टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, और इस व्यवस्था को मैंने एक दृढ़ आधार अर्थात खूंटी या किसी पेंच से बांधकर दीवार पर लटका दिया। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ना, ये कहलाती है लोलक या दोलक। अंग्रेजी बोलते हैं पेंडुलम, इसको बोलते हैं बोब या गोलक या दोलक। अब जब हम इसको इसकी आरंभिक मध्य स्थिति से थोड़ा सा किसी भी दिशा में विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो ये अपनी इस मध्य स्थिति के दाएं बाएं या आगे पीछे गति करने लगता है।
अब इस स्थिति को मैं यहां दिखा रहा हूं, देखो बच्चों, ये मैंने एक सरल लोलक बना लिया इसका, ठीक, और मैंने इसकी स्थिति को दिखा दिया यहां पर ए से, और मैंने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, मान लीजिए ये यहां पर आ गया है, ये बी स्थिति है इसकी। जब ये पहले इधर को ऐसे गया, फिर लौट के वापस आएगा ऐसे, और ये आ करके मान लीजिए ये यहां पर आ गया है, ये सी स्थिति है, ठीक। अब ये दोबारा लौट कर आ रहा है सब पीछे, ये स्थिति इसकी बदलती रहेगी बार बार, ठीक। ए से बी, बी से वो ए से बी, फिर बी से ए आएगा, ए से सी आएगा, सी से ए आएगा, गति करता रहेगा। जैसे कि कोई लड़की झूले पर बैठ करके झूलती है, कोई घड़ी का जो पेंडुलम होता है लटका हुआ वो बार बार हिलता है। जहां ऐसी गति होगी वह गति दोलन गति कहलाएगी। अब इसको परिभाषित करते हैं। जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वह गति दोलनीय गति कहलाती है, ठीक। अब मैंने इसे एग्जाम्पल बता दिया, ये लड़की झूला झूल रही हो, अर्थात झूलता झूलती लड़की की गति, घड़ी में लगे पेंडुलम की गति, और यदि हमें स्प्रिंग को ले लें और उसको दबाकर छोड़ दें तो भी वह गति ऐसी करेगा। मैंने पेमेंट्री ली, लोहे की पेमेंट्री होगी तो अच्छा दिखाई देगा, और मैंने इसको छोड़ देंगे दबा करके तो जो गति होगी इसकी वो आगे पीछे होगी, वह गति भी दोलनीय गति के अंतर्गत आएगा। चलिए अब आते हैं घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति बहुत सिंपल गति है। आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जिंदगी में देखते रहते हैं, किंतु ध्यान से नोटिस यदि करते तो और अच्छी समझ में आ जाती। अब हम आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे कि घूर्णन गति क्या है। बच्चों, कोई गतिशील वस्तु जब अपनी ही धुरी पर या अपनी अक्ष पर या कीली पर, तीनों एक वर्ड है, धुरी, अक्ष या कीली पर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। सोचो कि ये गति कहां कहां हो रही होगी। आपने कभी लट्टू देखा? लट्टू घुमाया, लट्टू देखो, सोचो कि लट्टू की स्थिति क्या होती होगी। भाई मैं एक लट्टू के बारे में आपको बता रहा हूं। यहां एक लट्टू है, ठीक, और हमने इसको छोड़ दिया है धागे में बांधकर। कुछ मैकेनिक वाले भी आते हैं, स्प्रिंग वाले, दबा करके प्रेस करके छोड़ दिया तो सोचो क्या होगा। ये बहुत तेजी से अपनी अक्ष पर गति करता है और अपनी कीली पर घूमता। जहां पर ऐसी गति होगी बस तो अपनी कीली पर घूमती है तो वह गति क्या होगी? घूर्णन गति होगी। अभी आपने कभी घर में लगा हो पंखा देखा? पंखा घूमते हुए देखा? वो अपनी अक्ष पर घूमता है और पंखड़ी आपको घूमते दिखाई देती होंगी। तो पंखे की गति भी क्या है? घूर्णन गति है। और कभी आपने ये सोचा जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी अपनी कीली पर घूमती है, समझ रहे हो? वह भी घूर्णन गति करती है। और पृथ्वी की दो गति होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। ये फिजिक्स के बाद कहाँ पढ़ेंगे? एसएसटी में पढ़ेंगे, करताड़िया बोर्ड से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आप इसके बाद आ जाएगा, नया टॉपिक आ जाएगा दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। इसको हम वीडियो के दूसरे भाग में समझाएंगे।